तेजस और आदित्य राज का शहर से प्रस्थान निर्बाध तरीके से हुआ। सीमा ने उन्हें विदा देने के लिए एक मालवाहक गाड़ी की व्यवस्था की थी। सीमा ने उन्हें गाड़ी से तभी उतारा जब वे काली नगरी के द्वार से काफी दूर निकल चुके थे। तेजस की ओर उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थीं। इस बच्चे की प्रतिभा साधारण जागीरदारों से कहीं ऊपर थी, लेकिन क्या यह आदित्य राज के लिए अच्छा था? और क्या यह किसी भी जागीरदार के लिए अच्छा हो सकता था? तेजस, सीमा ने पुकारा। सीमा आंटी? तेजस ने चौंक कर कहा। सीमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सबसे प्रतिभाशाली और अद्वितीय व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी देखा है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इस दुनिया में राक्षसों और अप्सराओं का शासन है। उनकी शक्ति हमसे कहीं अधिक है। जो लोग जागीरदार बनकर बच जाते हैं वे पहले ही अनगिनत खतरों का सामना कर चुके होते हैं। जीवित रहकर ही कोई मौका मिल सकता है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन अगर तुम मानवता के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपना जीवन बचाना होगा। समझे? तेजस ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। सीमा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम सच में समझ गए हो। यह तुम्हारे लिए भी है। तुम्हें उसकी पूरी तरह से रक्षा करनी चाहिए और उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। हम कल की घटनाओं को फिर से नहीं होने दे सकते। किस्मत हमेशा हमारे साथ नहीं हो सकती। आदित्य राज ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। सीमा ने तेजस से कहा, अभी काली सिटी में वापस मत आना। जब तक तुम थोड़ा बड़े नहीं हो जाते, कम से कम लंबे तो हो जाओ, तब तक लौटना मत। तेजस ने काली नगरी की ओर देखा। क्या उसे वास्तव में दूर रहना चाहिए? वहां कुछ रिश्ते थे जो इतने महत्वपूर्ण और सार्थक थे कि वह उनसे लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता था। सीमा को विदा देने के बाद आदित्य राज और तेजस अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में आदित्य राज ने बहुत कुछ नहीं कहा, न ही उसने तेजस को कोई सलाह दी, जैसे कि सीमा ने किया था। जब वे मुख्य सड़क से मुड़कर विंडवुल्फ टाउन की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो आदित्य राज ने अचानक कहा, तेजस। गुरुजी। तेजस ने सिर घुमाकर आदित्य राज की ओर देखा। आदित्य राज ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम अभी भी जवान हो। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को विकसित करने और परिपक्व होने के लिए समय चाहिए, लेकिन इस बार मुझे एहसास हुआ कि तुम अब इतने जवान नहीं हो। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा शांत हो। तो इस बार तुमने इतनी लापरवाही क्यों बरती? गुरुजी, मैं तेजी से बढ़ना चाहता हूं, मजबूत बनना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम इंसानों को लंबे समय तक इस तरह नहीं जीना पड़ेगा। आदित्य राज ने सिर झुकाते हुए कहा, यही तो कई प्रबुद्ध व्यक्ति चाहते हैं। लेकिन सीमा की बात सही है। हम इस दुनिया में अभी भी बहुत कमजोर हैं। राक्षसों और अप्सराओं की ताकत आपकी कल्पना से भी परे है। तेजस ने सिर झटकते हुए कहा, नहीं, तुम गलत हो। मैं उनकी ताकत को समझ सकता हूं, लेकिन क्या एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का मतलब यह है कि हम पीछे हट जाएं? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इंसान हमेशा गुलाम रहेंगे। बुद्धि के मामले में हम राक्षसों और अप्सराओं से कहीं आगे हैं। तो वे हमारे लोगों को गुलाम क्यों बनाएं? क्यों हम उनका भोजन बने? क्योंकि स्वर्ग हमारा साथ नहीं देता। हमारे पास बुद्धि तो है, लेकिन हमें प्राकृतिक प्रतिभा की कमी है। तेजस ने तर्क किया, नहीं, यह नहीं कि हमें प्रतिभा की कमी है, बल्कि हमने अपनी प्रतिभा को इस दुनिया के नियमों के साथ संरेखित करने का कोई तरीका नहीं खोजा है। आदित्य राज आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि तेजस ऐसा कुछ कहेगा। उसने पहले भी कभी ऐसा सुना था। तेजस, तुम। तेजस ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अकेला पूरी मानवता को बदल सकता हूं। मानवता को वास्तव में बदलने का तरीका है एक ऐसा मार्ग खोजना जो हमें इस दुनिया से जोड़ता है और हमें धीरे धीरे मजबूत बनाता है। ये एक पीढ़ी में नहीं हो सकता, लेकिन जब तक हम कोशिश करते रहेंगे एक रास्ता जरूर निकलेगा। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, तब भी एक पूर्व देव राजा के रूप में उसने भय और असहायता महसूस की थी। लेकिन जैसे जैसे उसने इस दुनिया को और समझा, उसे इसकी विशिष्टता का एहसास हुआ। जैसा कि उसने कहा, इस दुनिया के मनुष्यों को अभी तक इसके साथ तालमेल बिठाने का कोई रास्ता नहीं मिला था। डोलुओ महाद्वीप के अपने पिछले जीवन की तरह। जब वह पैदा हुआ था तो उस दुनिया के आत्मा जानवर बहुत शक्तिशाली थे और मनुष्य उनका मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन मनुष्यों ने अपनी खुद की मार्शल आत्माओं को जागृत करने का एक तरीका खोज लिया, जिससे वे मजबूत हो गए और आत्मा के स्वामी बन गए। अंततः उन्होंने आत्मा जानवरों के निवास क्षेत्र में अतिक्रमण किया
और डोलुओ महाद्वीप के स्वामी बन गए। तो क्या ये डेमन महाद्वीप हमारे सामने एक प्रारंभिक डोलुओ महाद्वीप की तरह नहीं है? शायद 1000 या 10,000 साल में मनुष्य भी राक्षसों और अप्सराओं को हराकर मजबूत बनने का एक तरीका खोज लेंगे। यद्यपि फलानग्रह पर यह चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस डेमन महाद्वीप के राक्षस और अप्सराएं डोलुओ महाद्वीप के आत्मा जानवरों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन यह निराशाजनक नहीं था। शायद इस बड़े योजना में उसका पुनर्जन्म मानवता के लिए आशा लाने के लिए था। आदित्यराज ने अचानक मुस्कुराया। मैं तुम्हें मनाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि तुम मुझे ही प्रेरित कर रहे हो। मैं भी आशा करता हूं कि तुम इस दुनिया के साथ बेहतर तालमेल बिठाने का कोई रास्ता खोजो, लेकिन उससे पहले तुम्हें जितना हो सके अदृश्य रहना होगा और आज की हमारी बातचीत का किसी जिक्र मत करना। समझ गया, तेजस ने सिर हिलाया। विंडवुल्फ टाउन में सब कुछ पहले जैसा ही था। तेजस पहले अपने घर गया, जबकि आदित्यराज विंडवुल्फ लॉर्ड को रिपोर्ट देने के लिए चला गया। आंगन में प्रवेश करते ही तेजस के बाल तेज हवा से उड़ने लगे। फिर तेजस ने अचानक ताली बजाई, जिससे तीनों राज भाइयों का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। वे तुरंत अपनी लड़ाई रोककर उसकी ओर देखने लगे। तेजस ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी प्रगति बहुत धीमी है। इन शब्दों पर एक राज, 2 राज और 3 राज सभी चौंक कर रुक गए। तेजस, जो उनके समूह में सबसे छोटा था, आमतौर पर आदित्य राज द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत युवा माना जाता था। वह शांत स्वभाव का था और आमतौर पर दूसरों से कम ही बात करता था, सिर्फ अपनी मौन साधना पर ध्यान केंद्रित करता था। उन्होंने तेजस को पहली बार व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र के दौरान विंड ब्लेड का उपयोग करते देखा था। उस समय तीनों राज भाइयों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। आदित्य राज के मार्गदर्शन में 1 साल के प्रशिक्षण के बाद अब वे बाहरी दुनिया की कुछ समझ रखते थे। 3 राज ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हमारी प्रगति धीमी कैसे हो सकती है? क्या तुमने मेरी चपलता देखी है? वह बात कर ही रहा था कि अचानक अपनी विंडवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अवस्था में रहते हुए उसने तेजस की ओर झपटा। उसका दाहिना हाथ एक तेज भेड़िए के पंजे की तरह हिलते हुए। हिमांशी चौंकी और अपने हाथ से हवा का ब्लेड छोड़ने लगी, लेकिन तेजस ने उसे रुकने के इशारे से रोका। फिर अगली ही पल तेजस ने तेजी से आगे बढ़कर किशोर राज को चकमा दिया। किशोर राज को अब आश्चर्यचकित होने की बारी थी। उसका इरादा केवल तेजस को डराना था, न कि उसे मारने का। तेजस के अचानक हमले से उसने चौंकते हुए पीछे हटने की कोशिश की। तेजस ने किशोर राज के भेड़िए जैसे पंजे को चकमा देते हुए उसे पास ही लाकर अपने दाहिने हाथ को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा और फिर घुमाकर उसे नीचे गिरा दिया। किशोर राज ने महसूस किया कि उसका हमला अचानक विपरीत दिशा में बदल गया और वह एक तरफ उछल गया। एक जोरदार धमाके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा।